छोड़ो, न्यूट्रिशन चुनो। नमस्कार, आप देख रहे न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। खबर दमदार में स्वागत है आपका और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। मौलाना कलीम सिद्दीकी को एटीएस स्पेशल कोर्ट ने 10 दिन की कस्टडी में भेज दिया है। कल सुबह से मौलाना की कस्टडी रिमांड शुरू हो जाएगी। रिमांड के दौरान एटीएस मौलाना से नेटवर्क के बारे में भी पूछताछ करेगी। अवैध धर्मांतरण के आरोपी मौलाना कलीम सिद्दीकी को कल मेरठ से गिरफ्तार किया गया था और अब उसे एटीएस रिमांड पर भेजा गया है। और अब आपको महंत नरेंद्र गिरी की मौत मामले से जुड़े आज के दो बड़े अपडेट्स बता दें। सीबीआई ने केस को टेक ओवर कर लिया है। सीबीआई की 5 सदस्यीय टीम प्रयागराज पहुंच चुकी है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की टीम अब पुलिस से सारे दस्तावेज लेकर महंत की मौत से जुड़े सभी सवालों के जवाब तलाशेगी। दूसरी बड़ी खबर, आरोपी संदीप तिवारी को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। संदीप तिवारी को जब कोर्ट में पेश किया गया उस वक्त 2 लोगों ने उसे थप्पड़ भी मारा। आपको बता दें, बड़े हनुमान मंदिर के पुजारी आद्या तिवारी का बेटा है संदीप तिवारी और इसका नाम भी सुसाइड नोट में था। मामले की सीबीआई जांच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने रिकमेंड किया और अब जांच सीबीआई को हैंडओवर भी हो रही है और इस पूरी घटना का सच सामने आएगा और जो दोषी होंगे वह पकड़े जाएंगे और उनको जो सज़ा मिलनी चाहिए उनको वो सज़ा मिलेगी। पहले भी एसआईटी गठित थी, काफ़ी प्रयास कर रही थी, लेकिन अब चूँकि सीबीआई जांच कर रही है, अब सीबीआई को जांच करने दें और जो भी इस पूरे मामले का सच है उसको बाहर आने दें। तो एसआईटी के बाद अब सीबीआई, उधर अखाड़ा परिषद भी पैरेलल एक जांच कर रहा है और अब आपको वो 7 सवाल बताते हैं जिनके जवाब सीबीआई को तलाशने हैं। रस्सी कौन लेकर आया? सबसे पहले महंत के कमरे में कौन गया? पुलिस को जानकारी देने से पहले दरवाजे को क्यों तोड़ा गया? यह बड़ा सवाल है। जब फांसी पर लटके हुए थे तो रस्सी को काटा क्यों गया? पुलिस को सूचना देने से पहले बॉडी को क्यों उतारा गया और किसने उतारा? महंत की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मी उस वक्त कहां थे? थाने की पुलिस को फोन करने से पहले आईजी को फोन क्यों किया गया? यह भी एक बड़ा सवाल है कि स्थानीय पुलिस को फोन करने से पहले आईजी को फोन किया गया, ऐसा क्यों? फिलहाल सीबीआई ने केस को टेक ओवर कर लिया है और एसआईटी से सारे दस्तावेज लेकर आगे की जांच में सीबीआई जुट गई है। तो इस मामले में अपडेट है। इधर मिर्जापुर में एक बदमाश की पीट कर हत्या मामले में पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इस मामले में अब तक 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है जबकि 21 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। दरअसल कल का यह वाकया है, एक बदमाश को लोगों ने पुलिस के सामने ही पीट कर उसकी हत्या कर दी थी। यह बदमाश जिस पर आरोप था कि इसने एक दुकानदार की हत्या की है और हत्या के बाद, वारदात के बाद वहीं पर यह छिपा हुआ था। स्थानीय लोगों ने इसे देख लिया और उसके बाद इसे सबने मिलकर पीटना शुरू कर दिया। पुलिस भी वहां पर मौजूद थी लेकिन पुलिस रोक नहीं पाई भीड़ को। नतीजा, पीट कर एक शख्स को मौत के घाट उतार दिया भीड़ ने। अब पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है। लखनऊ में बीजेपी के मंथन का आज दूसरा दिन। मिशन 2022 के लिए बीजेपी रणनीति बनाने में जुटी है। आज सुबह से ही बीजेपी दफ्तर में ताबड़तोड़ बैठकों का दौर चल रहा है। बीजेपी के यूपी चुनाव सह प्रभारी अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में यह मीटिंग चल रही है। इनके अलावा यूपी के प्रभारी राधा मोहन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, संगठन मंत्री सुनील बंसल समेत दूसरे कई बड़े नेता मौजूद हैं इस बैठक में। हाई लेवल मीटिंग, दूसरा दिन लखनऊ में बीजेपी के दफ्तर में यह मीटिंग। कल पहुंचे थे ये तमाम बड़े लीडर्स और उसके बाद से ही बैठकों का दौर चल रहा है। लखनऊ, गोरखपुर होते हुए अब फिर शाम में अहम मीटिंग और ये लखनऊ में मीटिंग हो रही है। 2022 यूपी चुनाव से पहले कांग्रेस के एक और ब्राह्मण नेता ने पार्टी का साथ छोड़ दिया। पूर्व मुख्यमंत्री कमलापति त्रिपाठी के प्रपौत्र ने, ललितेश पति त्रिपाठी ने कांग्रेस छोड़ दिया। पार्टी के सभी पदों से त्यागपत्र देने वाले ललितेश ने कांग्रेस आलाकमान पर नजरअंदाज करने का आरोप लगाया।
4 पीढ़ियों तक कांग्रेस से जुड़े रहने वाले ब्राह्मण परिवार के दिग्गज नेता ललितेश पति त्रिपाठी ने कांग्रेस के सभी पदों से त्यागपत्र दे दिया। पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता कमलापति त्रिपाठी के प्रपौत्र ललितेश पति ने कांग्रेस आलाकमान पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए पार्टी को अलविदा कह दिया। वो तमाम साथी जो कभी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े थे, चाहे जो पार्टी के ऊपर अन्य कोई संकट आया हो, इंदिरा जी के ऊपर संकट आया था, उस समय वो लोग पार्टी के साथ खड़े थे। आज उनको दरकिनार कर दिया जा रहा है और मैं उनकी लड़ाई नहीं लड़ पा रहा था, इसीलिए मैंने इस्तीफा दिया। पूर्वांचल की राजनीति में चुनाव से ठीक पहले ललितेश पति का कांग्रेस छोड़ना कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। हालांकि ललितेश ने अभी साफ नहीं किया है कि वो किस पार्टी में जाएंगे, लेकिन ये तय है कि वो किसी भी पार्टी का दामन थाम सकते हैं। अभी भविष्य की राजनीति पे ना कोई चर्चा हुई है और ना कोई फैसला हुआ है, और जिस दिन होगा मैं सबसे पहले आप ही लोगों को बुलाऊंगा और आप ही लोगों के बीच में बात रखूंगा। ललितेश पति त्रिपाठी 2012 से 2017 तक मिर्जापुर की मड़िहान विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं। 2019 में कांग्रेस की ओर से लोकसभा चुनाव लड़े, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। प्रियंका गांधी के करीबी रहे ललितेश पति त्रिपाठी को कांग्रेस ने यूपी में उपाध्यक्ष का पद दे रखा था, लेकिन चुनाव से ऐन पहले उन्होंने पार्टी के सभी पदों को छोड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच यूपी में प्रति व्यक्ति आय पर भी सियासी हंगामा शुरू हो गया है। दरअसल एक रिपोर्ट आई है जिसके बाद एसपी, बीएसपी और कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए ये रिपोर्ट। 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बीएसपी सुप्रीमो और यूपी की पूर्व सीएम मायावती ने बीजेपी सरकार पर हमले तेज कर दिए। मायावती ने प्रति व्यक्ति आय को लेकर डबल इंजन की सरकार पर निशाना साधा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि डबल इंजन की सरकार सिर्फ हवाई दावे और जुमलेबाजी करती है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी प्रति व्यक्ति आय घटने को लेकर सरकार पर निशाना साधा। कुछ जगह के आंकड़े आए आरबीआई से कि प्रति व्यक्ति आय घट गई है। जब से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, प्रति व्यक्ति आय गिर गई है। बीजेपी के डबल इंजन वाली सरकार वाले बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने भी सरकार को आड़े हाथों लिया। डबल इंजन की सरकार है और आमदनी आधी है, वो भी पिछली सरकार से। शर्म नहीं आती है इस सरकार को। ये तो भला हो आरबीआई का कि उन्होंने आंकड़े जारी कर दिए और योगी सरकार का झूठ और छल पकड़ा गया, वरना योगी सरकार के लोग तो कह रहे थे आमदनी हमने दूनी कर दी। इधर गोरखपुर में गोरक्षनाथ पीठ के पीठाधीश्वर ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 52वीं पुण्यतिथि पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। एक हफ्ते तक चले इस श्रद्धांजलि समारोह में आज सीएम योगी और यूपी के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिग्विजयनाथ के राष्ट्र निर्माण को याद किया। गोरखनाथ मंदिर में महंत दिग्विजयनाथ की 52वीं पुण्यतिथि और महंत अवैधनाथ की 7वीं पुण्यतिथि का सप्ताह मनाया जा रहा है। आज दोनों गुरुओं की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने शिरकत की और रामगढ़ ताल किनारे बने पार्क में बनाई गई महंत दिग्विजयनाथ की प्रतिमा का अनावरण भी किया। इस मौके पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे। गोरखपुर के विकास का जो भी खाका बना है, गोरक्षपीठ हो या गोरखपुर या पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास का, उसकी पृष्ठभूमि में महंत दिग्विजयनाथ जी कहीं न कहीं अक्सर उसका अक्स देखने को मिलता है। आज गोरखपुर में जो खाद कारखाना 1990 में बंद हो गया था, इस खाद कारखाना को स्थापित करने के लिए भी महंत दिग्विजयनाथ जी ने ही, उस समय वे सांसद थे, उसी समय गोरखपुर का खाद कारखाना स्थापित हुआ था। और यही नहीं, बीआरडी मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो या फिर गोरखपुर में एक समय मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज, जो आज एक तकनीकी विश्वविद्यालय के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा है, ये उस कालखंड की वे सेवाएं हैं जो गोरखपुर के एक जनप्रतिनिधि के रूप में उनके सार्थक प्रयास से गोरखपुर को इस प्रकार की अमूल्य चीजें उस कालखंड में प्राप्त हुई थी। वहीं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सिद्धार्थनगर को एक बड़ी सौगात दी है। शिक्षा मंत्री ने नवनिर्मित केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर धर्मेंद्र प्रधान ने सीएम योगी की तारीफ भी की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री और यूपी बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान 3 दिन के यूपी दौरे पर हैं। जहां कल धर्मेंद्र प्रधान ने लखनऊ में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की, तो वहीं आज सिद्धार्थनगर में नवनिर्मित केंद्रीय विद्यालय का उद्घाटन किया।
जहां बाकायदा मंत्रोच्चार के बीच नारियल तोड़कर धर्मेंद्र प्रधान ने उद्घाटन किया। इसके बाद धर्मेंद्र प्रधान ने प्राथमिक विद्यालय मधुबनिया में पौधारोपण भी किया। इसके साथ ही जनसभा को संबोधित करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सिद्धार्थनगर पिछड़ा जिला था, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिले को आगे बढ़ाने का काम किया है। जिले में मेडिकल कॉलेज आने वाला है, प्रधानमंत्री जी आएंगे। जिले में शिक्षा व्यवस्था, ये आकांक्षी जिला था, पिछड़ा जिला था। प्रधानमंत्री जी ने और यहाँ की लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने इस जिला के विकास को प्राथमिकता बनाई। उधर संभल में एसपी नेता को नौटंकी भारी पड़ गई है। पुलिस ने एसपी नेता भावेश यादव को गिरफ्तार कर लिया। इसके ऊपर संभल के कैला देवी मंदिर इलाके में सीएम की जनसभा खत्म होने के बाद वहां पर गंगा जल छिड़कने का आरोप है। इस मामले में भावेश यादव समेत 8 से 10 अज्ञात लोगों पर बहजोई थाने में केस दर्ज किया गया। आपको बता दें, मंगलवार को ही थी कैला देवी मंदिर में इस इलाके में सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा, जिसके बाद समाजवादी पार्टी युवजन सभा के कुछ नेताओं ने वहां पर गंगा जल छिड़ककर उस जगह के शुद्धिकरण की बात कही। 21 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी की सभा जो कैला देवी मंदिर के पास में हुए मैदान में हुई थी, उसमें पुलिस बल तथा वहां पर साज सामग्री के रवाना होने के पश्चात एक युवक जिसका नाम भावेश यादव है, ये उस स्थान पर पहुंचकर माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए कुछ धार्मिक कृत्य कर रहा है। इससे आसपास के गांवों में तथा क्षेत्र में रोष परिलक्षित हुआ। इस सबको ध्यान में रखते हुए इसको प्रिवेंटिव धाराओं के अंतर्गत अरेस्ट किया गया। वहीं बीजेपी ने समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की इस हरकत की निंदा की। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी ने अपने वक्त में जो पाप किए उसे गंगा जल से नहीं धोया जा सकता। संभल में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की इस हरकत की हम कठोर शब्दों में निंदा करते हैं। महंत योगी आदित्यनाथ जी आज उत्तर प्रदेश के हर जिले में जा रहे हैं और जिले में जाकर के सीधे जनता के साथ संवाद कर रहे हैं, उनके विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं। ये बात समाजवादी पार्टी को हजम नहीं हो रही है। वास्तविकता में समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल में इतने पाप किए थे कि वो पानी से भी नहीं धुल सकते, गंगा जल से भी नहीं धुल सकते हैं। सच्चाई ये है कि आज उत्तर प्रदेश की जनता के दिलों में योगी आदित्यनाथ जी का वास है और समाजवादी पार्टी की इन करतूतों से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ और बढ़ता है। भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान नहीं होता। और खबर लखीमपुर खीरी से, जहां पर कुख्यात अपराधी वेद प्रकाश ने एनकाउंटर के डर से खुद ही थाने में सरेंडर कर दिया। वेद प्रकाश और वेदू पर गैंगस्टर, हत्या, डकैती, लूट समेत तमाम संगीन धाराओं में 39 मुकदमे दर्ज हैं। वेदू का आतंक लखीमपुर खीरी के कई इलाकों में था। थाने पहुंचकर अपराधी ने बताया कि पुलिस की दबिश और एनकाउंटर की डर की वजह से ही उसने यहां पर आत्मसमर्पण किया है। साथ ही ये भी संकल्प लिया कि अब वो अपराध नहीं करेगा। अब थाने पे आए हैं। रोज पुलिस पर छापा डाल दी थी और मैं इससे परेशान था, इसलिए मैंने सब आज यहाँ हाजिर हो गया जिला पंचायत और मीडिया वाला सामने। बहुत परेशान था सर, मैं काउंटर ना कर दे इसलिए मैं हाजिर हो गया। वांछित अभियुक्त वेद प्रकाश उर्फ वेदू के द्वारा पुलिस के सामने आत्मसमर्पण किया गया। यह पिछले 3 माह से वांछित चल रहा था। इसमें पूर्व में भी आर्म्स एक्ट, एक्साइज एक्ट और आईपीसी की अन्य धाराओं के साथ साथ गैंगस्टर एक्ट के भी मुकदमे पंजीकृत हैं और पिछले वर्ष इसकी 1 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति को धारा 14(1) गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत सीज भी किया गया था। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे, बने रहे हमारे साथ। खबर चमोली जनपद से, जहां पर निजमुला घाटी में हादसा हुआ। गोंडा धूर्मी परगना झीझी क्षेत्र को जोड़ने वाली निर्माणाधीन सड़क भूस्खलन की शिकार हो गई। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पहाड़ी से भूस्खलन होने की वजह से भारी मलबा पहाड़ी से नीचे गिर रहा है, जिसके ठीक नीचे गोंडा गांव का स्कूल भी है। गनीमत रही कि पहाड़ी से गिर रहा मलबा स्कूल की तरफ नहीं पहुंचा, वरना बड़ा नुकसान स्कूल भवन को भी हो सकता था। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं पहाड़ी से लगातार बोल्डर नीचे की तरफ और ठीक नीचे भवन दिखाई दे रहा है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।